चलिए तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अपन इस वाले लेक्चर में करेंगे जो अपने एनसीईआरटी बुक है उसमें जो पेजेस पर क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं पार्ट के बीच, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी जो अपन है मैग्नीशियम रिबन होता है, यानी एक मैग्नीशियम का जो टुकड़ा होता है, पट्टी होती है, उसको जलाने के पूर्व माने वायु में जब अपन जलाते हैं उसके पूर्व उसको साफ क्यों किया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने पर अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये अभी ऐसा लिखते हैं अभिक्रिया को, सॉरी अभिक्रिया के फलस्वरूप इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसे हटाने के लिए रेगमाल से रगड़कर साफ करने पर यह परत रिबन के ऊपर से उतर जाती है। अर्थात मैग्नीशियम रिबन, ये थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा जल्दी टाइपिंग में। तो मैग्नीशियम रिबन साफ हो जाता है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो जाता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। मतलब ये तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन इसको समझते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो अपनी मैग्नीशियम रिबन होती है, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, अभी अपन वायुमंडल में रखी हुई है। कैसे रखी है? वायुमंडल में रखी हुई है। तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, इसके संपर्क में आती हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण कर देते हैं, ये अपनी मैग्नीशियम की रिबन। और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब इनसे क्रिया कराती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हटाने के लिए अपन मान इसके अंदर इसके ऊपर मान लो ये परत चढ़ गई, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ गई। तो अब क्या करेंगे अपन कि इसको पहले क्या करेंगे, साफ। अब साफ कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की जो वस्तु होती है उस पर यदि जंग लग जाती है तो अपन क्या करते हैं, रेत पेपर से उसको घिस देते हैं। अगर आपने देखा हो रगड़ देते हैं ना उसको, बार बार उस पर चलाते हैं तो वो जंग निकल जाती है। जैसे मान लीजिए लोहे की वस्तु है, इस पर अगर मान लीजिए ऊपर जंग लग गई, क्या लग गई, जंग, तो अपन रेत पेपर आता है जंग हटाने के लिए, उसको घिसते हैं तो ये क्या हो जाता है, निकल जाता है। इसी प्रकार जब है ना मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जब ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके संपर्क में आती है मैग्नीशियम रिबन के, तो ये क्या कर देती है, अभिक्रिया करके इसके ऊपर किसकी परत का निर्माण हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, उसकी परत चढ़ जाती है। जिसे हटाने के लिए, अब इसको हटाना जरूरी है ना, तो इसे हटाने के लिए रेगमाल से रगड़कर साफ करने पर यह परत रिबन के ऊपर से उतर जाती। मानिए इसको है ना रेगमाल से रगड़ेंगे ना तो ये परत निकल जाएगी और साफ ये रिबन अपन को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन का दहन आसानी से हो जाता है। मान लीजिए देखो, अगर अपन का एक कागज है, मान लीजिए अब ये नॉर्मल कागज है तो इसको जलाएंगे तो जल्दी जल जाएगा, लेकिन यदि यही कागज को आप है ना गीला करें फिर जलाने की कोशिश करें तो नहीं जलेगा ना, क्योंकि एक और नई चीज बात हो गई कि पानी इसमें मिल गया। इसी प्रकार जब मैग्नीशियम के ऊपर परत चढ़ जाती है तो उसको जलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसलिए है ना अपन क्या करते हैं, पहले इस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर लगे है ना जो परत चढ़ गई है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको अपन हटा देते हैं। उसके बाद उसको जलाते तो वो आसानी से रिबन जल जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब आगे क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये अपनी अभिक्रिया दी है ना, तो इनको रासायनिक समीकरण लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए आपके लिए रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए, माने रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके पहले लेक्चर डला हुआ है, जिसमें आपको हमने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, माने जिसका उपयोग करने से आप जल्दी से जल्दी कम ही समय में, कुछ ही समय में आप पूरी जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कम समय में
कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप देख के आएंगे, क्योंकि हम उसी का उपयोग करेंगे। आप जो लेक्चर हैं वो सीक्वेंस देखते जाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, परेशानी नहीं जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं। जिसने ना देखा हो तो वो पहले देख के आए, जिससे ये क्वेश्चन आपको करते बन जाए। तो सबसे पहले वो बोला है हाइड्रोजन की क्रिया किससे करेंगे, क्लोरीन से करेंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन की क्रिया यानी H2 की क्रिया, ये अपना आंसर लिखते हैं, माने आंसर ही है ये, ठीक है ना। तो ये H2 माने हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब ये आप बोलेंगे कि अब देखो ये तो हो गया समीकरण, अब इस समीकरण को करना है संतुलित। तो आपके लिए हमने जो पुराने लेक्चर में बताया है कि किस प्रकार से संतुलित करते हैं, तो आप देख के आइए तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहाँ हम बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो अपन ने ट्रिक का क्या बताई थी कि सबसे पहले किसको करेंगे, अधातु को, क्या करेंगे, अधातु को संतुलित करेंगे। तो अधातु तो अब दोनों हैं, देखो हालांकि वो ट्रिक बताई थी ना, पहले धातु को करेंगे, उसके बाद अधातु को करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे, और लास्ट में किसको करेंगे, हाइड्रोजन को करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले धातु देखें, तो यहाँ धातु कोई नहीं दिख रही, तो अब अपन किस पे आते हैं, अधातु पर आते हैं। तो सबसे पहले अपन अधातु, इसमें क्या दिख रहा है, क्लोरीन। हालांकि हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन हमने क्या बताया था कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी अपन इसको तीसरे और चौथे माने लास्ट में ही इनको संतुलित करेंगे। ये वही विधि है, हमारा कहना वही बार बार है कि आप यदि पुराने लेक्चर देख के नहीं आए तो सिक्वेंस से देखिए, जिससे क्या है, अब देखो अपन तो लास्ट चैप्टर माने जो चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बाकी उसका जो थ्योरिकल है, कॉन्सेप्ट वगैरह वाला चैप्टर माने लेक्चर है, तो वो तो सब अपन ने पुराने लेक्चर में कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो हम इनको संतुलित कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले अपन वही विधि के, धातु है क्या, यहाँ कहीं नहीं दिख रही, तो अपन अब आए अधातु पे। तो अधातु हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी, लेकिन हमने बताया था ना आपको कि ऑक्सीजन बाद में और हाइड्रोजन बाद में करते, पहले इसके पहले इनको छोड़ देते हैं, इन 2 अधातुओं को छोड़ देते हैं। तो अपनी एक अधातु बची क्लोरीन। तो अब देखो क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 1, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो क्लोरीन 2 हुए, तो ये तो संतुलित हो गया। और आप देख सकते हैं देखो हाइड्रोजन भी यहाँ 2 थे, क्लोरीन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी 2 हो गए, तो ये भी संतुलित हो गए, यानी ये हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। थोड़ा सा क्या है कि आप लेक्चर देख लीजिएगा, हमें बार बार ना कहना पड़े, क्योंकि देखो हम इसी बात पे रहेगा कि क्या है कि जब तक वो अपन देखो अगर हम यहाँ पढ़ाना चालू कर देंगे, वही जो ट्रिक बताने लगेंगे, तो क्या है समय वही लग जाएगा उतनी लेक्चर बराबर। इसलिए आप थोड़ा सा आप हमारी साथ दीजिए और वहां से देख के आइए तो आपको समझ में आ जाएगा ये। अब बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करने पर बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो चलिए देखो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2, ठीक है ना। इसकी क्रिया से किससे कराई अपन ने, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल ट्राइस, ठीक है ना। तो इसकी क्रिया किससे करी अपन ने, बेरियम सल्फेट से की, किससे की, बेरियम सल्फेट से की। तो और साथ में किसका निर्माण, सॉरी बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका प्राप्त होगा। अब ये रासायनिक समीकरण है, इसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, संतुलित करना है। तो वही विधि जो ट्रिक हमने बताई है पुराने लेक्चर में कि पहले धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। तो यहाँ अपन सबसे पहले करेंगे धातु को संतुलित। तो यहाँ धातु कौन कौन सी दिख रही, एक तो दिख रही है बेरियम और एक दिख रही है अपन को एल्यूमिनियम। ये दोनों धातु हैं तो अपन संतुलित करेंगे। तो चलिए बेरियम को करेंगे। तो बेरियम देखो यहाँ कितना है, 1, और यहाँ बेरियम कितना है, माने ये अपन को क्या करना है, संतुलित मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में जितने वो तत्व के परमाणु हैं उतने ही कितने होना चाहिए, RHS में। तो ये संतुलित कहलाएगा। अगर लेकिन बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, असंतुलित। जैसे देखो ये क्लोरीन 2 है और यहाँ 3 है, तो असंतुलित है ना। तो अपन को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में यानी LHS और RHS में बराबर बराबर परमाणु की संख्या करना पड़ता है, यही कहलाता है संतुलित समीकरण, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, तो बेरियम कितना है, 1, और यहाँ बेरियम कितना है, 1, तो ये तो पहले से संतुलित है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई एल्यूमिनियम की। तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं, देखो ये 2 है ना, ये आपको बताया है पुराने लेक्चर में ये कैसे देखते हैं, तो वही बात है कि आप देख लें वहां से।
तो यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और यहाँ एल्यूमिनियम कितने हैं 1। तो दोनों में बराबर करने क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना देंगे, तो 2 आगे कर दिया तो एल्यूमिनियम भी कितने हो गए 2। क्लियर। अब आपके है ना बेरियम माने पूरी धातु क्या हो गई संतुलित। अब क्या करना है, किसको संतुलित करना है अपन के लिए बताइए। अब करना है अधातुओं को संतुलित। तो अब अधातु यहाँ देखिए क्लोरीन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो आपको बताया है ऑक्सीजन तो बाद में करेंगे, तो अब सबसे पहले करेंगे अपन सल्फर को और ऑक्सीजन को। तो चलिए करते हैं अपन सबसे पहले। अब देख लीजिए, मान लीजिए अगर अपन को क्लोरीन की बात करें, कितने की बात करें क्लोरीन की, चलो क्लोरीन को कर लें। तो क्लोरीन यहाँ कितना दिख रहा है 2 और यहाँ कितना दिख रहा है 3, यानी यहाँ LHS में क्लोरीन कितना है, चलिए यहाँ देख लीजिए, मैंने तरह कंफ्यूजन ऊपर वाले का हो जाए। LHS में क्लोरीन कितना है 2 और RHS में क्लोरीन कितना है 3। तो दोनों को संतुलित कैसे करेंगे, दोनों को बराबर करना। अब ऐसी चीज का गुणा करना है दोनों पक्षों में कि दोनों बराबर हो जाए। देखो 2 का पहाड़ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, या 3 का पहाड़ पर 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये 6 आपस में मिल रहे हैं ना, यानी ये सार्वगुणनखंड है, माने इसको कि कौन सा संख्या का गुणा करे कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ कितने हैं, सॉरी अपन ने एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि देखो यहाँ तो क्लोरीन 3 है लेकिन आगे देखो गुणांक 2 लगा है, तो 2 3 6, तो क्लोरीन कितने हैं 6, क्लोरीन यहाँ कितने हैं 6 और यहाँ कितने हैं क्लोरीन 2 ही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 6 यहाँ 2, ये वाला भी नहीं लगेगा, ये तो पार्ट अपन ने अलग कर जाए। जब यहाँ तो है ना अपन का 6 है और यहाँ 2 है, तो इसमें 6 कैसे बनाएंगे, अपन किसका गुणा कर देंगे 3 का, तो 3 दूनी 6 और ये 6, तो इसका आगे 3 का गुणा करना ना ये 6 बनाने के लिए, तो ये अपन ने कर दिया 6। अब ये 6 बना दी, ये भी हो गए 6 क्लोरीन और ये भी 6 हो गए, क्लोरीन खत्म। लेकिन आपको बताया था हमने कि अगर अपन आगे बढ़ते जा रहे धातु से अधातु संतुलित किया, धातु से ऑक्सीजन ऐसे करते जा रहे, तो पीछे देखते जाएंगे कि कोई बिगड़ा नहीं। तो यहाँ देखो आपने ये 3 लगाया तो बेरिलियम भी 3 हो गया ना, क्लोरीन 6 था, 6 करने के लिए अपन ने 3 लगाया, तो ये बेरिलियम भी तो 3 हो गया। तो ये अपन बेरिलियम की जगह यहाँ भी क्या लगा देंगे 3, तो साथ में क्या हो गया संतुलित हो गया ना। तो आपको बता दें कि अब देखो सल्फर को संतुलित करने की जरूरत नहीं है। देखो ये S और ये 3 है ना होल ट्राइस, तो S कितने 3, तो ये अपने आप भी देखो 3 है, तो ये यहाँ लगाने पर अपन ने बेरियम को संतुलित किया तो सल्फर भी साथ में संतुलित हो गया, तो ये भी 3 हो गया, यानी ये पूरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला देखें। अभी ये क्या है सोडियम। सोडियम की क्रिया किससे कराई, जल से कराने पर किसका निर्माण हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया, साथ ही साथ किसका हुआ हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। तो अपन यहाँ देखते हैं, अब संतुलित करना है तो सबसे पहले अपन को किसको संतुलित करना है धातु को। तो यहाँ देखो धातु सोडियम 1 धातु तो संतुलित। अब आ गए अधातु पे। अब देखो लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, लेकिन बचे क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बस तो बचा, बाकी अधातु तो इसमें है ही नहीं। तो सबसे पहले आप किसको करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देखो 1 और ऑक्सीजन यहाँ देखो तो कितने हैं 1, ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो अब आएंगे हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन को संतुलित को करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2 और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2 और 1 3। तो संतुलित कैसे करेंगे अपन बताइए। देखो अपन को क्या करना है, यहाँ संतुलित करने के लिए देखो 2 के पहाड़े में 6 और 3 के पहाड़े में 6, माने ये सार्वगुणनखंड है। आप हमेशा याद रखिए अधिकतर ये जब 2 और 3 का आए ना तो अपन को क्या करना है 6 बनाना पड़ता। क्यों, क्योंकि 2 का ये पहाड़ा पर है, अपन यहाँ लगा रहे थे, जो जैसे यहाँ 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 है, तो अपन क्या करते 2 का पहाड़ा पर 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये 6 एक सा आता ना, दोनों में कॉमन आता है, तो यानी दोनों साइड अपन को 6 क्या करना है हाइड्रोजन बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन हालांकि अपन इसको 6 वाली विधि से ना करना हो तो अपन एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन के हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन एक अकेला है ना, तो अपन क्या करेंगे देखो यहाँ लगा देंगे 2, तो कितना हो गया हाइड्रोजन 4, और यहाँ लगा देंगे 2, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और ये 2 4, देखो संतुलित हो गया। इसकी अपन को जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ रहे हो बच्चों, इसकी अपन को जरूरत नहीं पड़ी। देखो अपन को हाइड्रोजन ये 4 मिल गया, यहाँ हाइड्रोजन देखो 2G और 2G, 2 ये थे ही पहले से 2 थे, और हाइड्रोजन इसको लगाने पर 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो गए, 2 प्राप्त हो गए, साथ ही साथ अपन को यहाँ 2 प्राप्त हो गए, तो सॉरी 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गए, तो 2 और 2
ये हो गए 4। अब इसको लगाने पर सोडियम बिगड़ गया तो सोडियम के आगे भी 2 कर दो, क्योंकि 2 Na हो गए थे तो यहाँ 2 Na कर दो। बाकी ऑक्सीजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ तीनों जगह 2 2 लगाने पर रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे अब अपन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आ गया है अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रिया, निम्नलिखित अभिक्रिया मिसप्रिंट है, निम्नलिखित अभिक्रिया यहाँ निम्नलिखित अभिक्रिया, क्वेश्चन एक बार हम देख लें, आपको बता दें कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं, ये थोड़ा सा अभिक्रिया मिसप्रिंट हो गया था, ये इसकी जगह क्या लिखना, अभिक्रियाओं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित जो अभिक्रिया हैं उनके लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित कीजिए। माने जो ये हिंदी में दिया है ना, यानी रासायनिक समीक्रिया, माने रासायनिक अभिक्रिया, उसको सबसे पहले समीकरण में बदलना है और उसके बाद समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखो, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, देखो क्या है क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िए पहले। जल में क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। सोडियम सल्फेट का वर्कशॉप नहीं है, अवक्षेप प्रदान करते हैं, यानी अवक्षेप बनाते हैं। तो मतलब क्या है, देखो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, जो बेरियम क्लोराइड है, अपना बेरियम क्लोराइड है, वो सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट से क्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ क्या बनाता है, NaCl बनाता है। क्या बनाता है, Na सोडियम क्लोराइड तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। ठीक है ना। अब इसको ये भी बताना कि अवस्था कौन कौन सी है, तो ये बताया ना, जल में बोला ना यहाँ, तो ये कौन सा मीडियम है, एक्वस, तो AQ। यहाँ भी ये जल में है तो ये भी AQ। ये कैसा है, अवक्षेप प्राप्त हुआ ना बेरियम सल्फेट का, अवक्षेप पानी ठोस पदार्थ, तो ये सॉलिड है। और NaCl आपको पता है क्या है, ये भी जलीय विलयन है ना, देखो करके सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हुआ, विलयन यानी जल, तो ये भी एक्वस मीडियम में है। तो अपन ने कर लिया। अब इस रासायनिक समीकरण को अपन को क्या करना है, संतुलित। तो रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित करेंगे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे धातु, वही विधि है ना, सबसे पहले धातु देखो, उसके बाद अधातु देखो, उसके बाद किसको देखो, ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद किसको देखो, हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले धातु देखी अपन ने, तो बेरियम 1, यहाँ भी बेरियम 1। अब यहाँ अपना क्या रह गया, सॉरी यहाँ Na2 है, सोडियम Na2SO4, तो ये सोडियम 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ 1 है, तो इसको क्या कर देंगे अपन, संतुलित करने के लिए यहाँ बना देंगे 2। हो गए अपने सोडियम। और आपको अब बता दें, अगर आप यहाँ इतने ही बस करने पर, मानिए ये सोडियम को ही संतुलित करने पर आप देख लीजिए सब संतुलित हो गया, बस यहाँ लगाने पर। देखो बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन कितने हो गए 2, सोडियम 2, यहाँ सोडियम 2, S1 मान सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। लीजिए समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है ना, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये इसका आंसर। ठीक है ना। अब इसका देखते हैं अपन। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड माने सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, यानी जल में, यानी किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, का किससे अभिक्रिया की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से। ये भी एक एक्वस मीडियम है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन, तो AQ से अभिक्रिया आपस में हुई, तो किसका निर्माण हो गया अपना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, जो भी क्या है, विलयन के रूप में। तो इसलिए एक्वस मीडियम, साथ ही साथ किसका निर्माण हुआ, जल का, और जल किस में रूप में रहता है, लिक्विड रूप में। ठीक है ना। तो ये अपन ने समीकरण लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही संतुलित है। देखिए सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2, तो हाइड्रोजन यहाँ 2, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 1, क्लोरीन 1, तो यहाँ देखिए क्लोरीन 1। तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है अपना। तो बस अपना ये क्वेश्चन तीसरा हो गया। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अपन देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक का पृष्ठ क्रमांक 11 पे दिए गए क्वेश्चन।
ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ x, मान कोई पदार्थ को अपन ने x मान लिया, x है, उसके विलयन, किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब ऐसे पदार्थ, ऐसे विलयन का नाम बताइए जिसका उपयोग किसमें करना, किसके लिए करना पड़ता है, सफेदी करने के लिए, पेंट करने के लिए करना पड़ता है। तो आपको पता है सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका उपयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, यानी बिना बुझा चूना। ये अभी कौन सा है, किसका उपयोग करते हैं, बिना बुझा चूना। अब बिना भुजा चूना को क्या करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं किसके लिए, सफेदी करने के लिए। तो इसका अपन ने नाम भी बता दिया और इसको, इसका सूत्र भी लिख दिया, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, हालांकि आप लिख दें जिससे आपको लिख लें, आप कंफ्यूजन ना हो, याद रहे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है ना, वो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस है कि ऊपर जो आई मैंने ये पहला क्वेश्चन रोमन में दिया, तो मैं लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। मानी जो अपना बिना वजह चूना है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, जो पदार्थ अपना x है, उसकी किससे अभिक्रिया लिखना है अपन को, जल से। चलिए करा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब अपन जल से कराते हैं ना, तो किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है ना बच्चों, किसका निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो ये पहले चूना पत्थर रहता है, माने किससे, सॉलिड रूप में, साथ ही साथ ये जल है किसके रूप में, लिक्विड में, और जो ये बना ना वो किस मीडियम में बना, एक्वस मीडियम में बना। साथ ही साथ इसमें किसका उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये आपने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में पढ़ा ना, ये चूना पत्थर जब अपन पानी में डाल दे तो वो है ना गर्मी छूटती, बुलबुले छूटते हैं, गर्म होता है, तो किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने का। ये किसका सूत्र है, बुझे हुए चूने का। बाकी बिना बुझा चूने का अपना ये कैल्शियम ऑक्साइड है ही, तो इसकी अभिक्रिया हुई, साथ ही साथ ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है और इसकी अभिक्रिया भी अपन ने लिख ली। ठीक है बच्चों, तो आया आपको समझ में। तो आगे बढ़े अपन, पक्का बढ़े आगे। चलिए अब अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है उसके 15वें पेज पर कौन से क्वेश्चन है, जितने भी दिए हैं वो अपन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कोई भी एक अपना मतलब क्या है, एक कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है, किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो इस विलयन में अपन क्या करते हैं, जब लोहे की कील को डालते, क्या लोहे की कील को डालते हैं तो क्या होता है, विलयन का रंग बदल जाता है। क्या इस विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। पहले किस रंग का होता है, नीले रंग का। किसके रंग का होता है, नीले रंग का, यानी नीला रंग होता है। और जब इसको में लोहे की कील डाली जाती है तो ये कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता। तो ये क्यों होता है, इसी की पूछा है क्वेश्चन ने, तो अपन आंसर देते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो आयरन कॉपर सल्फेट की यौगिक में से कॉपर तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण विलयन का रंग परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। मतलब देखो ये कौन सी अभिक्रिया में आ गया, अपनी विस्थापन अभिक्रिया में। क्या हुआ इसमें, जो अपना जब देखो, चलिए उदाहरण माने अभिक्रिया समझे कि जब आयरन है, माने लोहा है, लोहे की कील है, तो इसको जब किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, माने इसमें मिलाया जाता है, तो ये आपस में अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ कॉपर को क्या कर देते हैं, विस्थापित। देखो ये जो पहले कॉपर सल्फेट का विलयन है वो पहले कैसा था, नीला था, लेकिन अब कैसा विलयन हो गया, हल्का हरा। कैसा हो गया, हल्का हरा। तो ये रंग परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि ये आयरन ने कॉपर का स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसको देखो भगा दिया बाहर, और उसकी जगह किसने ले ली, स्वयं किसने ले ली, Fe ने ले ली। तो इससे क्या हो गया कि रंग परिवर्तन हो गया। अब दूसरी लोग आ जाएंगे तो उनके गुण अलग अलग हैं, तो उन्होंने रंग परिवर्तित कर दिया, समझ रहे हो। जैसे मान लो पहले राजा ये था, तो ये मान लो ये राजा दानवीर था, दयावीर था, अच्छा था, ठीक है ना, तो प्रजा की सेवा करता था, लेकिन दूसरे राजा ने इस पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो उसकी अलग नेचर है, वो दूसरों को सताता था, वो करता था, तो जनता पीड़ित हो गई। माने उस जनता पहले खुशी थी जनता, अब कैसी हो गई, अब बदल गई, अब दुखी हो गई, माने उनका भाव बदल गया ना, वो अब दुखी हो गए। तो ऐसे इसका रंग भी परिवर्तन हो गया कि Fe जब आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान
ग्रहण कर लेता है, यानी Fe की आ गया ना कॉपर की जगह और कॉपर को भगा दिया, समझ रहे ना, इसको अलग कर दिया, इसी कारण से क्या हो गया, रंग परिवर्तन अपना हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्या है, द्विविस्थापन। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो अपन चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी दे देते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लिख लेते हैं। लेड नाइट्रेट की क्रिया जब अपन ऐसे साथ में अपन समूहीकरण को संतुलित करते जाते हैं, जब लेड नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है तो लेड क्लोराइड क्या बनता है, लेड क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल भी बनता है। अब इसकी हम बता दे रहे किस अवस्था में पाया जाता है, लिखना जरूरी है, और लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना हो तो ये एक्वस मीडियम में पाया जाता है, ये सेल्फ माने उसमें सॉलिड में पाया जाता है, और एक इसमें होता है लिक्विड माने एक्वस मीडियम में ही ये होता है। तो समझ में आया आपको। तो मतलब क्या है कि देखो जब लेड नाइट्रेट, चलिए हिंदी में लिख दें जिससे आपको याद रहे और आप नोट कर लें। लेड, ये थोड़ा मिटा दें जी, बीच में गैप बने, चलिए सॉरी, लेड नाइट्रेट किसकी, लेड नाइट्रेट की क्रिया किससे कराते हैं अपन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो किसका निर्माण होता है, लेड क्लोराइड का, किसका, लेड क्लोराइड का, और साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। देखो ये देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो। मतलब देखो पहले पीबी, देखो पीबी प्लस होता है, देखो ये प्लस आगे वाला प्लस होता है, ये माइनस, ये आगे प्लस ये माइनस। तो क्या करता है, ये प्लस ये दोनों हैं, ये माइनस वालों को एक्सचेंज कर लेते, ये प्लस इस माइनस को आपस में बुला लेता है, माने सॉरी इस क्लोरीन को, ये सॉरी प्लस है ना, तो ये क्लोरीन को बुला लेता है ये आगे, और ये ऋण वाला कौन को कौन बुला लेता है, हाइड्रोजन को। देखो क्या होता है, जो Pb है ये प्लस है, यहाँ H प्लस है, यहाँ NO3 का होल ट्वाइस माइनस है, यहाँ Cl माइनस है। तो ये प्लस वाला दूसरे माइनस को बुला लेता है, यानी Cl माइनस को बुला लेता है। तो देखो PbCl2 बन जाता है, यानी लेड क्लोराइड। और ये जो H है ना, ये NO3 को बुला लेता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी आपने आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो कभी भी यौगिक बनता प्लस माइनस से, और एक मान लीजिए एक यौगिक ये और एक प्लस माइनस का यौगिक ये, तो ये प्लस इस वाले माने माइनस से कर लेती क्रिया, और ये प्लस किससे कर लेती, इस वाली माइनस से, माने क्रॉस बना लेती है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हालांकि हमने पुराने लेक्चर में डिटेल समझाया आपको, तो आपने अगर ना देखा हो तो उसको देख के समझ सकते हैं और अच्छे से। ठीक है बच्चों ना, तो आगे बढ़े। अब रह गया अपना लास्ट क्वेश्चन, बस ये करके अपन अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर अगले लेक्चर में अपन मिलते हैं, जिसमें अपन अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो पहले इसमें क्या है, निम्न अभिक्रिया में उपचयन, सॉरी यहाँ है उपचयन तथा अपचयन पदार्थों की पहचान कीजिए। अब कहेंगे आपके यहाँ तो क्वेश्चन दिया नहीं, चलिए लिख देते हैं हम आपके लिए। ठीक है ना, तो 4Na जो कि सॉलिड रूप में है, और O2 यानी ऑक्सीजन गैस है, इसकी आपस में क्रिया करते हैं तो क्या निर्माण होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, जो किस रूप में है, किसके, सॉलिड के रूप में है। ठीक है ना बच्चों, तो ये अपन हो गया। तो इसको क्या, इसमें ये बताना है आपको कि कौन किस चीज का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि ये वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में सोडियम ऑक्सीजन में उपचयित होता है, क्योंकि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है। मतलब क्या है, इस अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम ऑक्सीजन में उपचयित हो रहा है। जो सोडियम है ना, वो ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। देखो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रही ना, तो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तथा क्या हो रहा है, जो क्योंकि Na2 सहयोग कर रहा है, ठीक है। और उपचयित होने वाले पदार्थ क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, जो उपचयित कौन हो रहा है अपना, सोडियम। कौन हो रहा है, ये सोडियम क्या हो रहा है अपना, देखो जो सोडियम है अपना, वो क्या हो रहा है अपना, उपचयित हो रहा है। पहले हम लिख दें, फिर आपको बता रहे कैसे होता है। सोडियम क्या हो रहा है अपना, उपचयित हो रहा है, और ऑक्सीजन अपना क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। सोडियम क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो अब क्यों हो रहा है, देखिए देखो सोडियम क्या हो रहा है, उपचयन। उपचयन आनी क्या होता है,
ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, माने घटता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, देखो ऑक्सीजन पहले क्या क्या हो रहा है, मानिए देखो ये किसकी है, उपचयन की कंडीशन कि ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, और अपचयन की कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन जुड़ता है, सॉरी ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो सबसे पहले उपचयन का देखिए, सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देखो सोडियम पहले अकेला था, फिर इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो क्या हो रहा है, सोडियम का उपचयन हो रहा है, इसलिए ये उपचयत हो रहा है, ठीक है ना, उपचयत हो रहा है। और ऑक्सीजन में देखिए, देखो ऑक्सीजन पहले था अपने आराम से था रूप में, लेकिन अब क्या हो गया है, इसका ह्रास, देखो ये वाला तो ऑक्सीजन किसमें इसमें जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन अपनी जो स्वतंत्र अवस्था में था वो है ना, अब क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, माने अलग हो गया, माने यहाँ अपना स्थान खो के ये ऊपर में जब जुड़ गया था, तो ये जब क्या हो रहा है, इसमें इसका ह्रास हो रहा है, ये देखो अब गायब हो गया, ये तो इसमें जुड़ गया, अब बचा ही नहीं, तो ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का हो गया ना ह्रास, तो इसलिए ऑक्सीजन उपचयत हो रहा है। अब दूसरा क्या है अपना, कॉपर ऑक्साइड और H2 जब आपस में क्रिया करते हैं तो कॉपर और हाइड्रोजन का जल का निर्माण करते हैं। तो देखो ये कॉपर यहाँ दिख रहा है आपको, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। अब ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, यानी ऑक्सीजन का ह्रास किस में होता है, अपचयन में, इसलिए क्या हो रहा है, अपना अपचयन हो रहा है, यानी अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। अपचयत कौन हो रहा है, अपचयत कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, और आपको पता है अपचयन किस में होता है, देखो ये मेन चीज आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि उपचयन क्या है और अपचयन अपना क्या है, तो इसकी कंडीशन अगर आपको याद है तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो देखो ऑक्सीजन अगर जुड़े यानी संयोग हो और हाइड्रोजन या फिर निकले ह्रास हो, तो ये क्या होता है, उपचयन। यदि ऑक्सीजन का ह्रास हो, देखो जस्ट इसके अपोजिट, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन जुड़े यानी संयोग हो, तो ये क्या कहलाता है, अपचयन। तो देखिए ऑक्सीजन का यहाँ ह्रास हो रहा है ना, जो कॉपर में ऑक्सीजन पहले था, ह्रास हो गया, तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास यानी अपचयन, तो इसलिए ये क्या हो गया, अपचयन होगा, यानी अपचयत कौन हो गया, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ देखिए हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन देखो यहाँ देखो हाइड्रोजन है अपनी, और हाइड्रोजन में कौन अपना जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, उपचयन, यानी अब उपचयत कौन हो रहा है, उपचयत कौन हो रहा है, अपना उपचयत हो रहा है हाइड्रोजन। माने हाइड्रोजन देखो उपचयत होना माने जिसमें जो उपचयत हो रहा है, देखो हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ना क्या, देखो हाइड्रोजन अकेला, इसमें साथ में क्या जुड़ गया, अब जब अभी क्रिया हुई तो ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो ये हो गया, सॉरी उपचयन, तो उपचयन हो गया। ये थोड़ा सा आपको लिए समझना पड़ेगा पहले कंडीशन, कि देखो उपचयन कहलाता है ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, और अपचयन कहलाता है ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का संयोग। तो देखिए इसमें ऑक्सीजन पहले था और ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ऑक्सीजन निकलना यानी ह्रास होना किस में आता है, उपचयन, तो इसलिए उपचयन हो गया, यानी उपचयत कौन हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड। और है ना, फिर क्या है, ये हाइड्रोजन पहले अकेले था, फिर उसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया यानी संयोग, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन का संयोग, और ऑक्सीजन का संयोग किस में होता है, उपचयन में, तो इसलिए ये हो गया उपचयन, यानी क्या, उपचयत कौन हो गया, अपना हाइड्रोजन उपचयत हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। ठीक है, उपचयत हो गया, क्लियर हुई। थोड़ा सा बस यही क्वेश्चन है कि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप पे बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने पार्ट के बीच में जितने क्वेश्चन आंसर थे वो उनको अपन ने किया। अब अगले अपन लेक्चर में क्या करेंगे, अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपको, आप अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।